वेलकम टू कीमो विजार्ड। तो यार हम बात कर रहे थे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई रिजिड मॉलिक्यूल है जो प्लेन में रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। हमने एक सिंपल सी इक्वेशन उसकी एनर्जी के लिए डिराइव की थी जिसका हमारे पास फार्मूला आया था E j = h² 8π² I J+1। लेकिन हमारे पास इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे पास एनर्जी निकल के आई थी उस मॉलिक्यूल की वो हमारे पास जूल्स में थी। तो हमने इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ की थी, हमने अपनी एनर्जी को एक फैक्टर जिसे हम कहते हैं HC उससे डिवाइड कर दिया था, जिससे हमारी जो एनर्जी थी वो सेंटीमीटर इन्वर्स में चेंज हो गई थी। जब हमने डिवाइड किया था उसके बाद जो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला निकल के आया था वो था हमारे पास ε j = h/8π²IC हमने देखा था कि इस वाले फार्मूला में h भी कांस्टेंट था, I भी कांस्टेंट था और c स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट थी। इसीलिए इस पूरे टर्म को हमने एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस किया था जिसको हमने कहा था b। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला निकल के आया था एनर्जी का वो था Bj+1 और ये हमारे पास जो था ये सेंटीमीटर इन्वर्स में था। सो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये हमारा मॉलिक्यूल है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है प्लेन में, अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो वो कौन कौन से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जिस पर जाकर ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा और उन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी और दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी का फार्मूला निकल के आया है वो है ε j = Bj+1, जहाँ पे b की वैल्यू जो है वो है h/8π² जो कि एक पूरी कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशन है, अगर हमारे एक फिक्स्ड मॉलिक्यूल के लिए b की वैल्यू फिक्स्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी कि हमारे पास उस मॉलिक्यूल के लिए j की वैल्यूज़ क्या हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करूँ जो हमें ये दिखाए कि अगर j की वैल्यू 1 है तो एनर्जी कितनी होगी, अगर j की वैल्यू 2 है तो कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि हमारे पास जो b है वो हमेशा ही फिक्स रहने वाला है। ओके, सो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट किया है जो j और एनर्जी के बीच में है। हम जब j की सुइटेबल वैल्यू रखते हैं तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी क्या होगी, तो चलिए देखते हैं। तो जब मैंने हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला है वो हमारे पास है ε j = Bj+1। तो मैंने जब इसमें j की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 × 0 0 हो गया। इसी तरह जब मैंने j की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास जो एनर्जी आई वो 1 + 1 2 हो गया, 2 × 1 2 भी हो गई। इसी तरह जब हमारे पास j की वैल्यू 2 थी तो हमारा जो ε j का वैल्यू आया वो था 6 भी। इसी तरह जब हमारे पास j की वैल्यू 3 थी तो हमारे पास जो ε j की वैल्यू आई वो थी हमारे पास 12 भी। तो हमने इसको अपने ग्राफ पे प्लॉट किया कि जब हमारे पास j की वैल्यू 0 है तो हमारी एनर्जी 0 भी है, जब j की वैल्यू 1 है तो हमारी एनर्जी 2 भी है, जब हमारी j की वैल्यू 2 है तो एनर्जी 6 भी है। इसी तरह जब j की वैल्यू 3 है तो हमारी एनर्जी 12 भी है। सो जैसे जैसे हमारी j की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे हमारी एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है। हम जैसे जैसे j की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हमारी एनर्जी की वैल्यू भी b के टर्म्स में या b के फैक्टर्स में बढ़ती जा रही हैं। तो अब हम ये ट्राई करने वाले हैं कि जो हमारी ये दो एनर्जी लेवल्स हैं जैसे j = 1 और j = 2, जो दो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होगा। सो हम एनर्जी गैप निकालने के लिए करेंगे क्या, जो हमारे पास एक हायर एनर्जी लेवल है उससे लोअर एनर्जी लेवल की जो वैल्यू होगी उसको हम माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो एनर्जी गैप है उन दोनों का निकल के आ जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मुझे ΔE की वैल्यू निकालनी है तो मैं करूँगा क्या, ε j+1 माइनस ε j, मतलब ये एक हायर एनर्जी लेवल होगा और ये एक लोअर एनर्जी लेवल होगा। अगर मैं यहाँ पे j की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ε3 माइनस ε2, मतलब हम थर्ड वाले एनर्जी लेवल से सेकेंड वाले एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी गैप होगा वो आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो जो हमारे पास j+1 है, सो हमें पुट क्या करना है, j की जगह पे j+1 पुट करना है। तो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी का इक्वेशन आया था वो हमारे पास था क्या, जो हमारे पास एनर्जी आई थी वो थी Bj+1। सो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी की इक्वेशन थी वो थी Bj+1, लेकिन हमें पुट क्या करना है, j+1। तो हमें j की जगह पे j+1 पुट करना है और जो j+1 था उसमें एक एनर्जी लेवल बढ़ाना है। तो हमारे पास हो जाएगा j+1 +1।
सो इसको माइनस करेंगे किससे, एप्सिलॉन जे से। तो हमारे पास उसकी एनर्जी का फार्मूला क्या था, वो था हमारे पास बी जे प्लस 1। ठीक है। सो हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है, बी जे प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। सो हमारे पास होल कॉमन मिल गया है बी जे प्लस 1, और हमारे पास अंदर क्या बचा है, जे 1 + 1 2, जे प्लस 2 हो गया यहाँ पे हमारे पास, और इधर क्या बचा है माइनस का जे। तो हमारे पास हो गया बी जे प्लस 1, जे यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2। सो हमारे पास जो एनर्जी गैप निकल के आया वो आया है 2bj प्लस 1। ओके, सो हमारे पास जो डेल्टा एप्सिलॉन जे की वैल्यू का फार्मूला निकल के आया है वो है 2bj प्लस 1। इस फार्मूले से अब आप किसी भी दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच के एनर्जी गैप को बता सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको जे की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको जे की वैल्यू पता है तो आप उसके एनर्जी गैप को बता सकते हैं। सो अब तक हमने देखा क्या कि हमारे पास जो किसी भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी का जो फार्मूला था ई जे इक्वल टू था h²/8π²ij+1 जो कि था जूल्स में। फिर हमने थोड़ा ट्राई किया और हमने उसको सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया वो आया हमारे पास h/8π²ICJ+1 जो था हमारे पास सेंटीमीटर इन्वर्स में। इसी फार्मूले को हमने लिखा है एप्सिलॉन जे इक्वल टू bj+1। फिर हमने क्या किया, हमने अपनी दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप निकाला उसको हमने लिखा डेल्टा एप्सिलॉन जे या डेल्टा ई जे से, जो हमारे पास निकल के आया b/j+1 × 2 या फिर 2bj+1। सो ये था कि अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसके कौन कौन से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जिस पे वो जा सकता है, और जिन जिन एनर्जी लेवल्स पे वो जा सकता है उन दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप कितना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।